Hello my dear students, I am Shani Gupta. I am here to teach you the concepts of physics. So the topic of discussion today is Newton's laws of motion. So देखिए आप लोगों के सामने न्यूटन का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। एप्पल को नीचे गिरते हुए देखते ही उसके माइंड में आया कि वो नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज यही जो एप्पल था, अगर फोर्स नहीं लग रहा होता वो नीचे की तरफ नहीं आता। ऐसे आपके पास जनरल डेली लाइफ में कितने ही एग्जांपल्स हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज सैटेलाइट है, वो सर्कुलर मोशन में ही क्यों ऑर्बिट कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है उसके अंदर एक फोर्स ना कोई उसके ऊपर एक फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा। सो इन सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए अब हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि शायद कि कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आप +1 क्लास में आ चुके हैं तो इसको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो 9th क्लास में आप लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, मोशन में है, तो वो उसी स्टेट में रहेगा अगर अनलेस और अनटिल अगर हम कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं। यही एक स्टेटमेंट आपके माइंड में आती है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आपने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो उसकी रेस्ट की स्टेट है या उसकी मोशन की स्टेट है, वो क्या रहेगी, मेंटेन्ड। अगर फोर्स क्या है उसके ऊपर, जीरो। फोर्स ठीक है, जीरो है। अब यहां तक आप लोगों को पता है। अब +1 की क्लास में आपने नया क्या सीखा, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सपोज अलग अलग डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रहा है। अब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि नेट फोर्स कितना है। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट फोर्स। सपोज दिस इज F1, F2, F3, F4. So we are supposed to calculate summation of Fi. Now we are using the vector addition. तो summation of Fi हम लोग कैलकुलेट करेंगे। If it is equal to 0 means net force is equal to 0, then we will say that the state of rest और motion जो है वो हमारी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। सो अब आप इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि ठीक है, नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर 0 होता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। नाउ द न्यू वर्ड्स कम फॉर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है देन वो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही एक नया कंसेप्ट था कि हम 9th क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम, कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट है चाहे उसकी मोशन है, वो सब कुछ हमारा मेंटेन रहेगा। देन हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। नाउ इसका रिजल्ट क्या है कि दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। यू पीपल नो about the inertia. There are 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. inertia of rest means अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो रेस्ट पर रहेगा। मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर आपने फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी आइदर कम हो जाएगी या फिर वो इंक्रीज कर जाएगी, मींस इट विल अंडरगो द एक्सेलरेशन, या हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, सो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीटली डिफाइन द वर्ड इनर्शिया। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एंड वन मोर पॉइंट अबाउट दिस इज इट विल नेवर टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो कभी नहीं बताएगा
कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि वो मोशन की या रेस्ट की डायरेक्शन की स्टेट को चेंज कर रहा है, कितने अमाउंट से चेंज करेगा ये कभी नहीं बताएगा। सो इस लॉ का ये एक ड्रॉबैक है। सो नाउ कम्स द न्यूटन सेकंड लॉ। दिस विल ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ क्वांटिटी of the force. Our next topic is Newton's second law of motion. To explain the Newton's second law of motion, first of all, you people must know about the momentum. Mathematically, it is the product of mass and the velocity of object. So, you people know about the momentum mathematical formula. Now, consider the example of any cricketer. कोई भी आप लोगों ने एक बॉल थ्रो करी, दूर से आएगा तो क्रिकेटर क्या करता है, ऐसे डायरेक्टली सामने से तो कैच नहीं करता ना, हाथ को पीछे लेके जाता है, देन इट विल कैच द बॉल। ऐसा किस लिए? क्योंकि आप यहाँ देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। नाउ वी विल केम टू नो व्हाई द क्रिकेटर इज डूइंग सो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। जैसे ही आप लोगों के सामने कोई बॉल आ रही है, वो बहुत तेज स्पीड से आ रही है, अगर आप लोग सामने से उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, नाउ यू विल फील द मोर जर्क। आप लोगों ने जैसे ही हाथ पीछे किया, उस फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, मीन्स जो चेंज इन मोमेंटम था वो कम हो जाएगा। सो जब चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये क्वांटिटी आपकी कम हो गई, ऑब्वियसली जो फोर्स आपका हाथ फील कर रहा है वो कम हो जाएगा। दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। In mathematics, you know about this operator ddt. Now, here comes the new operator delta. Delta also represents the change. This also represents the change. ddt means change in any object, which I will put in the bracket. Change in this object with respect to the time. So it is the mathematical expression for the Newton's second law of motion. Change in momentum is directly proportional to the force applied on the object. जब क्रिकेटर अपना हाथ पीछे लेकर के जाएगा तो it is increasing the time. This quantity in denominator is getting increasing. So obviously, it is clear from mathematical expression, force will be decreased. Your hand will feel lesser jerk. So if I remove this proportionality sign, I will have constant proportionality delta p over delta t. We have the formula for momentum, P is equal to mv. Now put this in this equation, delta, before putting this value, there is one more explanation, delta p over delta t. See, if I am keeping this delta t limit tending to 0, I am keeping this delta t limit tending to 0, then this delta converts into d operator, differential operator ddt. If you are keeping this delta t limit tending to 0, then this limit, this operator delta tends to change in differential operator ddt. Now, under this limit, why I have kept this delta t tending to 0? Because जो हम change देख रहे हैं टाइम का, बॉल आपके पास आई, आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा टाइम इंटरवल चेंज कर दिया, and that time interval is very small, almost equal to 0. Then, under this limit, this operator get converted into ddt. Now put this value in this equation, you will get what we have here before, F is equal to K
डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. So under the limit delta t tending to 0, f is equal to k d dt of p. It is a vector law. So we will put the sign of arrow here. K d dt of m v. d dt of m v. So force is the vector quantity. Now k m d dt of velocity. Derivative of velocity is the acceleration. So you can see it is the measure of the force, mass into acceleration. You can keep this constant of proportionality equal to 1. This implies force is equal to mass into acceleration. This is the well-known formula of Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Now we know the force is the vector quantity. So break up into its component x, y, z, fx along the x-axis, fy along the z-axis, fz along the z-axis. Similarly for the acceleration, ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Now put this formula into the equation. F is equal to ma fx I cap plus fy j cap fz k cap is equal to mass into acceleration. Now comparing the component along the xyz components, fx is equal to max, fy is equal to may, fz is equal to maz. So you can see the force acting along these three axes x, y, z. You can write it down: dpx ddt, ddt of py, ddt of pz. Means it is the force acting along x-axis that will cause the change in momentum along the x-axis. Similarly, it is the force acting along the y-axis that is cause of the change in momentum along the y-axis. Means जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट होगा. मीन्स इफ देयर इज सम एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द velocity vector of an object, then only the component of the force along the velocity will cause the change in momentum. Other component that is perpendicular to the velocity vector, it is not responsible for change in momentum. Only the component of force along the V is responsible for change in momentum. So here you can see the relation of component of force with the velocity for change in momentum. Now the consequence of the Newton's second law of motion. Consequences of Newton's second law. So, firstly write down the mathematical expression for Newton's second law. F is equal to dp by dt. Keep force is equal to 0. This implies dp by dt, or you can say mass into acceleration is equal to 0. A is equal to 0. This implies there is no acceleration. The state of rest or motion, these two conditions will be maintained. Means अगर आप कोई भी फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट का सिस्टम की स्टेट जो है वो मेंटेन रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की सिर्फ एक स्पेशल
केस को डिफाइन करता है कि वहां पर हमारे पास एफ जीरो ही होना चाहिए। अगर हमारे पास फोर्स जीरो है तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को यूज कर सकते हो, बट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द जनरल लॉ। जनरल लॉ मीन्स it provides the value of f net that is not equal to 0, may be equal to 0, but it is not the compulsory case equal to 0. So it is the general law. Second law is the general law and it implies to the first law, means it is the valid. Now the second consequence, second consequence is obviously मैंने आपको पहले ही बता दी थी, it measures the force. It tells us about the quantity of the force that will cause the change in momentum in the short duration of the time. Third, if we have the momentum time curve, so we are going to discuss two type of curve, momentum time curve and momentum time curve and force time curve. Two types, PT curve and force time curve. So first of all we will discuss about the momentum time curve. Let us consider a case where we are applying a force on an object for a time interval t and it causes a change in momentum from 0 to p and it is facing like this. So we have in the expression, we have three quantities. F is equal to dp by dt and we are plotting two quantities here, p and t. So the third quantity is unknown, force. So can you tell me how you will calculate the force from this curve? Here you can see dp by dt. dp by dt means if you have p momentum time curve and you are calculating the slope of this curve, it will provide you the force applied on the system. Means dp by dt, suppose this is the point R where you want to calculate the force acting on the body. Now draw a tangent on this point. And this tangent is making an angle theta with the time axis. Okay. Now this tangent is making an angle theta with the time axis and the slope of this curve at point R is tangent theta. Means tangent theta dp by dt. It is the dp by dt, change in momentum is provided by this theta angle, tangent theta, and it is equal to the force acting at this point. So utility of this PT curve is it will provide the force. Okay. Now the second curve is force time curve. Force time curve. See, आप लोगों के पास कोई भी कर्व होता है तो आप उन दो पैरामीटर्स के बीच में ही प्लॉट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन में उन दो क्वांटिटीज के अलावा जो भी थर्ड क्वांटिटी मिसिंग है वो आप देखिए कि आप उस कर्व से क्या कैलकुलेट कर पाते हो। सो लेट अस सी ft curve. Along this direction we are plotting force, this direction we are plotting time 0. Suppose we have such kind of curve, means at time t1 force is acting this, at time t2 force is acting in the interval t1 to t2. Okay. Now we have two quantities known, force and time. Only missing one is momentum. So how we will calculate the momentum? See, write down the mathematical expression for the second law. F is equal to dp by dt. Now we are supposed to calculate the momentum. dp is equal to f dot dt. Now integrate both sides. Within the time limit t1 to t2. Suppose at the interval time t1 object has momentum p1 and at the interval time t2 the object has momentum p2. Now put the value p2,
sorry, P within the limits P1 to P2, F T T1 to T2. P2 minus P1 is equal to F into T2 minus T1. So, suppose this is the net value of the momentum is equal to F into, suppose it is time T. After calculating the value T2 and T1, you will get the value T. So, you can see momentum is provided by the area of this curve. Area of the FT curve is equal to the momentum of the system. I hope you got the idea about the Newton's second law. Newton's third law, impulse, हम next class में करेंगे. Thank you.